तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे आर्टिकल 122। आज हम करेंगे आर्टिकल 123, दैट इज अध्यादेश ऑर्डिनेंस। तो अभी तक अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर क्लासेस देख सकते हैं। बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी के साथ आर्टिकल 1 से शुरू है, बल्कि संविधान सभा जो निर्मित हुई थी और संविधान सभा में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल शुरू से कवर की हुई है। अभी तक हम आर्टिकल 122 कर चुके हैं, आज हम आर्टिकल 123 और 124 कवर करने वाले हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल जो शुरुआत का सेक्शन है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस को देख सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल 123। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 123 बात करता है ऑर्डिनेंस की, अध्यादेश की। अब अध्यादेश होता क्या है? देखिए, जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति उस वक्त एक ऑर्डर लेकर आता है, एक कि जिस तरह से लॉ बनता है ना, लॉ की एक सीक्वेंस होती है या एक प्रोसीजर होता है लॉ बनने का। आपको पता ही है, हमने लास्ट क्लासेस में ये डिस्कस किया हुआ है कि जो बिल है वो लॉ तक किस तरह से उसकी जर्नी होती है ना, कि पेश किया जाता है, पहले पूरा स्थापित किया जाता है किसी भी हाउस में, फिर उसके बाद उसके पाठन होते हैं, फिर जांच समितियां बैठती हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे सदन में पहुंचता है, फिर वही प्रक्रिया दूसरे सदन में फॉलो की जाती है। जब बिल्कुल दोनों सदनों में से सेम टू सेम पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है बिल, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तब वो लॉ बनता है। ठीक है, तो लेकिन जब हम ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो ये कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद सत्र जब ना चल रहा हो तब एक ऑर्डर पास करते हैं, यानी एक ऑर्डर पास करना ही ऑर्डिनेंस है। ठीक है, ये एक टेम्पररी कानून होता है, अस्थाई कानून होता है। टेम्पररी इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो मान्यता है वो 6 महीने है। ठीक है, यानी कि जब सेशन शुरू होता है ना, फर्स्ट सेशन और जो सेकंड सेशन है, उसके बीच का जो गैप है वो कितना हो सकता है? 6 महीने, है ना। 6 महीने के अंदर दूसरा सेशन शुरू हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 6 महीने प्लस 6 वीक्स होगा। यानी जब दूसरा सेशन शुरू होता है, जो भी लोकसभा गठित की जाती है उसके अंदर जो उसकी बैठकें होती है लोकसभा की, तो 6 हफ्तों के अंदर, उन बैठकों के 6 हफ्तों के अंदर वो बिल जो ऑर्डिनेंस था वो पेश हो जाना चाहिए एज अ बिल। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस एज अ बिल पेश हो जाना चाहिए 6 हफ्ते के अंदर। तो इट मीन्स जो मैक्सिमम टाइम है किसी ऑर्डिनेंस को कानून या टेम्पररी कानून बने रहने की, जो उसकी औकात है उस ऑर्डिनेंस की, वो है 6 महीने प्लस 6 हफ्ते। ठीक है, यानी इससे ज्यादा कोई भी ऑर्डिनेंस सस्टेन नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बात होती है, अब ये प्रभाव इसका कितना होता है। तो भाई ये बिल्कुल कानून की तरह प्रभावी है। जैसे कोई कानून होता है ना, सामान्य कानून, जो भी लॉ बनाया जाता है, तो उसका जो प्रभाव होता है बिल्कुल सेम टू सेम इस ऑर्डिनेंस का प्रभाव होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अलग नहीं है। 6 महीने प्लस 6 हफ्ते तक बिल्कुल कानून की तरह ये काम करता है, बेशक ये टेम्पररी कानून है। ठीक है, लेकिन प्रभाव उतना ही है। भूतलक्षी क्रियान्वयन, यानी कि ये पहले से ही क्रियान्वयन होता है। अगर मान लो वो जो ऑर्डिनेंस है, अभी तो ऑर्डिनेंस है, ठीक है, अब ऑर्डिनेंस 6 महीने के बाद वो सेशन में आया बिल बनकर, फिर वो लॉ बन गया। ठीक है, तो इसकी ये कब से शुरुआत मानी जाएगी? जिस दिन से लॉ बना उस दिन से नहीं। मान लो ऑर्डिनेंस आया अप्रैल के महीने में, ठीक है, ऑर्डिनेंस आया अप्रैल के महीने में 6 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर में लॉ बनाई, तो ये इसका क्रियान्वयन कब से किया जा सकता है? अप्रैल से। यानी कि कानून की जो पोजीशन है वो अप्रैल से मानी जाएगी अगर कोई ऑर्डिनेंस टर्न आउट हो जाता है लॉ में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसीलिए इसको भूतलक्षी क्रियान्वयन कहते हैं कि ऑर्डिनेंस का जो क्रियान्वयन है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए जाए कि संविधान संशोधन के ऊपर कोई भी ऑर्डिनेंस बिल नहीं लाया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी कानून में ही ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। बाकायदा संविधान संशोधन में कोई भी ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति नहीं पास कर सकता है। ठीक है, और
ये भी नहीं है कि किसी भी कानून पर अध्यादेश लाया जाए। ऐसा इसलिए नहीं है कि नहीं तो सरकार क्या चाहेगी, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू ही कानून बनाने लग जाए। ऐसा हुआ भी था कई स्टेट में, और कई बार केंद्र सरकार भी ये रास्ता अख्तियार करती है, जो कि बहुत गलत है। इसलिए कारण बताना अनिवार्य है कि जब भी आप संसद की एब्सेंस में कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो क्या जरूरत है उस कानून को उस वक्त लाने की, क्या इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है वो। अगर ना वो लाया जाए तो कौन से काम रुक जाएंगे उसके बिना। ठीक है, तो ये सारी चीजें बतानी जरूरी है। उसके बाद संसद को ही उसको समाप्त करने का अधिकार है। प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने मंत्री परिषद की सलाह पर उसको एक तरह से ऑर्डर तो कर दिया है, वो ऑर्डिनेंस बन गया है, लेकिन उसको समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। संसद चाहे उसको, जैसे वो सेशन में बैठती है, ठीक है, वो सिरे से उसको खत्म कर सकती है कि भाई उनको नहीं आया पसंद। ठीक है, ये प्रोसीजर, क्योंकि कई बार होता है ना कि अ, सरकार जो होती है, जो मेजोरिटी में नहीं होती है, कोई लोकसभा का सेशन है शुरू नहीं हुआ है या तो उसमें चेंजेस हो गए हैं। सरकार चाहती कुछ हो रहा है लेकिन संसद नहीं चाहती है उस बिल को लेकर आना। या मीनवाइल हो सकता है कि जो, जैसे हम बात करें 272 चाहिए मेजोरिटी के लिए, तो इसमें गठन या गठबंधन कहते हैं जिसको, गठबंधन की सरकार है, तो उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं ना। जैसे कि एनडीए की ही बात करें तो यहाँ पर बीजेपी होगी, ठीक है, जदयू होगी और बीजू जनता दल है ना। तो इनमें क्या होगा, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो इसमें से अगर मान लो जदयू ने अपना कहा कि भाई इस ऑर्डिनेंस पे हम नहीं सहमत है, तो उसके डर से सरकार ऑटोमेटिकली या तो उसको लेकर नहीं आएगी बिल को। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पास होना जरूरी है। दूसरा तरीका ये है कि संसद उसको पास ही ना करे, बिल लेकर आए लेकिन फर्स्ट सदन में या सेकंड सदन में जाके वो पास ही ना होए, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर हो सकता है प्रेसिडेंट खुद वापस ले ले। देखिए, जब प्रेसिडेंट खुद वापस लेते हैं इसका मतलब है कि ये सरकार चाहती है। ठीक है, भाई प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो सरकार चाहती है वही सब करते हैं ना। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट दूसरा फैक्टर है वो ये है कि ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में बीसी वाधवा केस वर्सेस बिहार स्टेट के मामले में। तो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त 256 जो अध्यादेश है वो जारी किए थे बिहार स्टेट में, यानी कि जब सेशन में नहीं था सदन, उस वक्त ही बहुत सारे कानून बनाने की कोशिश की गई। वो सारे कानून जो अगर सदन में होता बिल पेश, तो वो सारे कोलैप्स हो जाते। तो सरकार ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया अपनी मंशा या अपनी मनमानी करने के लिए, कि उन्होंने अध्यादेश का रास्ता चुना। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था ऑर्डिनेंस को। और ये कुछ मेंशन किया था कि भाई अगर ऑर्डिनेंस लेकर आना ही है किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार को, जो अभी तक भी मान्य है कि केवल विशेष परिस्थितियों के लिए है ये, कि भाई जिस वक्त संसद या कोई सदन है वो सत्र में नहीं है, विधानसभा या लोकसभा, तो उस वक्त देश को किसी कानून की जरूरत है, उस वक्त के लिए है। अदरवाइज ये आपको एक मनमानी या आपकी तानाशाही के लिए एक रास्ता नहीं, या एक पैसेज नहीं आपके लिए खोल रहा है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये आपको कंफ्यूजन होती है कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है। ये बीच बीच में टॉपिक्स छोटे मोटे ये आते रहेंगे क्लासेस में, ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है जो भी अभी हम कर रहे हैं ना आर्टिकल्स उन्हीं के साथ। तो अगर हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की, तो देखिए संसदीय व्यवस्था जो है वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, भारत में है। और जो ज्यादातर यूके ने जो भी कॉलोनी बनाई थी, यानी कि जहां पर भी उनका ब्रिटिश रूल था, तो वहां पर संसदीय व्यवस्था ऑटोमेटिकली उन देशों ने स्वतंत्र होने के बाद अडॉप्ट कर ली। तो उन्हीं में से भारत भी है। हालांकि पाकिस्तान इसका एक्सेप्शन है ना, उन्होंने नहीं की संसदीय व्यवस्था अडॉप्ट, उन्होंने अध्यक्षात्मक व्यवस्था अडॉप्ट की हुई है। तो हमारे यहाँ हम संसदीय व्यवस्था में जीते हैं, यानी कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था स्थापित है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है अगर हम बात करें तो आपको यूएसए में मिलेगी मेनली। ठीक है, यूएसए में मिलेगी, और भी बहुत सारे देश हैं बट अभी मुझे ध्यान यूएसए ही आ रहा है। तो अध्यक्षात्मक यानी कि वन हेड होता है जो कि प्रेसिडेंट होता है, और ये डायरेक्ट इलेक्शन से इनको इलेक्ट करते हैं। जबकि संसदीय व्यवस्था में दो हेड होते हैं, एक
वास्तविक और एक नाम मात्र की। जो वास्तविक है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, ठीक है, लेकिन जो नाम मात्र के हैं वो प्रेसिडेंट, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। तो इनका सिलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कौन करता है, दोनों हाउसेस करते हैं, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। इनके नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़ के सभी बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। विधानसभा यानी कि ऑल स्टेट्स प्लस यूटीज में जहां पर भी विधानसभाएं हैं, ठीक है। जबकि पीएम को ये एक एमपी होता है, पीएम, ठीक है। तो एज अ एमपी इनको चुना जाता है। फिर उसके बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा मेजोरिटी में होती है वो अपना हाउस ऑफ लीडर्स चुनती है, ठीक है, या हाउस ऑफ गवर्नमेंट चुनती है, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, कुछ भी कह सकते हो, उसी को पीएम बनाया जाता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में अस्पष्ट पृथक्करण है किसका, लेजिस्लेटिव का यानी कि विधायिका का, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो ये तीनों के तीनों जो है इंटरकनेक्टेड है, एक साथ। आप देखोगे कि जो विधायिका के काम है, विधायिका से क्या निकली है, कार्यपालिका निकली है, ये इसके ऊपर क्या है, जवाबदेह है, ठीक है, जवाबदेह है ना। कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जवाबदेह किसके लिए है, संसद के लिए, संसद यानी कि विधायिका, ठीक है। और न्यायपालिका भी कुछ इसकी भी शक्ति है, ये बोल सकती है लेजिस्लेचर को कि भाई आपके ये काम थे, आपने ये काम नहीं किए हैं, ठीक है। ये जुडिशरी जो है वो कार्यपालिका को भी बोल सकती है कि आपके ये कार्य थे, आपने ये नहीं किए हैं। तो एक तरह से इंटरलिंक्ड है, यानी कि इनकी शक्तियों का जो पृथक्करण है वो काफी अस्पष्ट है। जबकि हम बात करें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, तो तीनों ही, चाहे वो कार्यपालिका की बात करें, चाहे वो न्यायपालिका की बात करें, चाहे वो विधायिका की बात करें, तीनों के जो रीजन्स हैं यानी कि जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड है उनकी शक्तियाँ। ये आपको क्या करना है कि क्षेत्र में आपकी शक्तियाँ प्रोवाइडेड है, किसमें नहीं है। तो इसलिए स्पष्ट शक्तियों का मेंशन है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तो मंत्रिपरिषद जवाबदेह है लोकसभा और संसद के प्रति संसदीय व्यवस्था में, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जवाबदेही नहीं है कोई भी। एक बार कोई प्रेसिडेंट चुना जाता है तो अपनी मनमानी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उनको कहीं पर भी कोई जवाब नहीं देना होता, ठीक है, जवाब नहीं देना होता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है हमारे संविधान में, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ करेंगे आर्टिकल 124। तो 124 को करने से पहले हम जरा देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या मोटी मोटी बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी, और संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार है वो सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही संरक्षक है, संविधान का अभिभावक भी है। और हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है, आपको पता ही है, जैसे कि एक तरह से पिरामिड है, ये इस तरह से है एकीकृत। यहाँ सबसे जो एपेक्स बॉडी है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के क्या है, हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ठीक है। फिर हर स्टेट के हाई कोर्ट्स के नीचे क्या है, बहुत सारे सेशन कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप जाओगे या सेशन कोर्ट्स में जाओगे आप, तो यहाँ से अगर आपको अपील करनी है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से अपील करने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी कि एक हायरार्की है, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी कि इसके ऊपर ना तो ये कार्यपालिका, ठीक है, ना ही विधायिका, ये दोनों कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है न्यायपालिका में, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 124। अगर 124(1) की बात करें तो 124(1) बात करता है एक सुप्रीम कोर्ट है, होगा हमारे देश में, ठीक है। अब देखो 1 है तो यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं कि भारत देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और उसमें जजेस मेंशन है सीजेआई प्लस 7 जजेस। ये बात हो रही थी 28 जनवरी
1950, ठीक है। उस दिन डिसाइड हुआ था कि सीजेआई प्लस 7 जजेस होंगे, ठीक है। और संविधान में मेंशन है कि इस नंबर को चेंज संसद कर सकती है, कम या ज्यादा कर सकती है। अगर हम आज की बात करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज एक सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस है, यानी कि टोटल 34 जजेस है, ठीक है। 1 + 33, ठीक है। उसके बाद 124(2) बात करता है नियुक्ति की। हम्म, अब नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन खुद नहीं करेंगे, सलाह लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं और सीनियर मोस्ट जजेस भी हो सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। तो जो सलाह है वो, इसके बारे में भी 3, अगर हम केसेस की बात करें, एक आया था 1982 केस, फर्स्ट केस कहते हैं इसको जजेस का। वहां पर बाध्यकारी नहीं था। क्या बाध्यकारी नहीं था? कि वो सलाह ले प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी 1982 में जो केस आया, फर्स्ट केस, फर्स्ट जज केस, उसमें ये मेंशन था कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो बिना सलाह के भी अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है। तो बाध्यकारी नहीं था। लेकिन 1993 का जो केस आया उसमें मेंशन था कि उनको सलाह लेनी है, किसकी? सीजेआई प्लस सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो बाध्यकारी बना दिया गया 1993 में। फिर थर्ड केस आया जज का, थर्ड जज केस 1998 में। तो यहाँ पर कोलिजियम शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, पहली बार, ठीक है। आपको ध्यान रखना, पहली बार प्रयोग कोलिजियम शब्द का कब किया गया? 1998 के केस पर। यहाँ पर भी यही बात रही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, उनकी सलाह पर ही प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्ति करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ ये याद रखने वाली है कि जो 15वां संविधान संशोधन हुआ वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उनकी आयु जो है वो 62 से 65 कर दी गई। पहले 62 वर्ष थी, वो 65, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको जरूर याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं एनजेएसी। एनजेएसी की फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इससे रिलेटेड एक संविधान संशोधन आया, 99 संविधान संशोधन, जो कि 2015 में आया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये संसद लेकर आई थी, किस पर? शिकंजा कसने के लिए, ये शिकंजा कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर, ठीक है। उन्होंने कहा 99 संविधान संशोधन जो है वो, उन्होंने कहा कि 6 मेंबर होंगे, 6 में से 3 मेंबर, कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात हुई थी यहाँ पे कि 6 मेंबर हमारे होंगे, उसमें से 3 जजेस और 3 नॉन जजेस होंगे, ठीक है। तो 6 टोटल मेंबर होंगे, वो चुनेंगे, वो नियुक्ति करेंगे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। तो इस मेंबरशिप में 3 तो जज साइड से आएंगे और 3 नॉन जजेस होंगे, यानी कि ये सरकारी होंगे, ठीक है, और ये जजेस होंगे। तो जजेस में भी कौन होगा? 2 तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक सीजेआई, ठीक है। और जो नॉन जजेस है यानी कि जो सरकारी आदमी, वो होगा विधि मंत्री। इसके अलावा 2 समिति चयनित करेगी, 2 को, ठीक है। और इस समिति में कौन कौन होंगे? एक पीएम, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो जो पीएम है वो मोदी जी, ठीक है, सीजेआई हमारे, और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी, ठीक है। तो ये तीनों डिसाइड करेंगे और 2 मेंबर्स को चुनेंगे, प्लस एक विधि मंत्री होगा, ये सरकारी लोग होंगे। और 3 जो जजेस हैं वो ये होंगे, मतलब ये होते। बट इस स्ट्रक्चर को जो 99 संविधान संशोधन में बनाया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, इससे तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पाएगी, सरकारी बन जाएगी। तो उन्होंने ये रद्द कर दिया और कोलेजियम सिस्टम को ही वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब बात की जाए 124(3) की। यहाँ पर है योग्यता की बात कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज? तो हाई कोर्ट में अगर कोई 5 वर्ष से जज रहा हो वो बन सकता है, वो योग्य है। या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उसने एडवोकेसी की हो, यानी कि वकील रहा हो, ठीक है, 10 वर्ष से वकालत की हो। या प्रेसिडेंट की नजर में वो प्रख्यात विधिवेत्ता हो। अब देखिए ये थोड़ा सा अस्पष्ट है,
है ना। अब भाई प्रेसिडेंट की नज़र में तो कोई भी हो सकता है विधिवेता, उसने सिर्फ अगर लोग की पढ़ाई भी की है तो वो भी हो सकता है ना। या एक प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटी है वो भी हो सकती है, जैसे मान लो कपिल सिब्बल को बना दे यहाँ पे, है ना। या अरुण जेटली को बना देते हैं, अभी तो वो है नहीं। तो एक तरह से उदाहरण है ये इस तरह का, ठीक है। फिर बात आती है 124(4) की। 124(4) वो बात करता है हटाने की प्रक्रिया की। तो हटाना सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक प्रक्रिया जो है वो है, उसका नाम है इम्पीचमेंट। ये हमने लास्ट भी स्लाइड में क्लासेस में की हुई है, तो मैं इसको दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, यानी कि महाभियोग, ये अगर हमें कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ एनी स्टेट, अगर उसको वहां से हटाना है उनकी पोजीशन से, तो महाभियोग लेकर आना पड़ेगा। और ये कहाँ लेकर आना पड़ता है? संसद में, ठीक है। किसी भी एक सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस नोटिस दिया जाता है जज को स्पेसिफिकली। तो आजकल आप बात सुन ही रहे होंगे, एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज है जस्टिस वर्मा, ठीक है, जस्टिस वर्मा। उनके ऊपर ये तलवार लटकी हुई है महाअभियोग की, ठीक है। उनसे बात की जा रही है कि वो खुद ही अपना इस्तीफा दे दे। वो नोट जो जले थे 15 करोड़, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार लिस्ट पर, जो सीजीआई है हमारे, अभी तक कौन कौन रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ से, या जहाँ से पूछने की संभावना है, वही क्वेश्चंस या वही फैक्ट्स हम इसमें देखेंगे। क्योंकि अभी जो हमारे 51वें, अभी जो हमारा चल रहा है ना, 51वां हमारे सीजीआई आए हुए हैं। तो अभी जो 51वें हमारे सीजीआई हैं वो है बी आर गवाई, ठीक है। तो यानी कि 51 के 51 को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट रखेंगे। लेकिन जो लास्ट के हैं ये तो आपको याद रखने चाहिए। 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, ठीक है। ये 7 है, ये याद रखने हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट हमारे सीजीआई थे वो थे हीरालाल कानिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है क्वेश्चन। लंबा कार्यकाल था वाई वी चंद्रचूड़, जो कि डी वाई चंद्रचूड़ जी के पिताश्री थे। उन्होंने 1978 से 85 तक अपना अपनी सर्विस दी है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि लगभग 5 साल, 5 और 2 7 साल तक, ठीक है। जो न्यूनतम कार्यकाल रहा है वो के एन सिंह का रहा है, सिर्फ 18 दिन, ठीक है। जो फर्स्ट दलित सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने हैं वो थे के जी बालाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्र भारत में जन्म वाले जो पहले सीजीआई बने, उनका नाम है एस एच कपाड़िया। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप इनको कम मत समझना, ठीक है। इन पे तवज्जो देना है, बिल्कुल देना है। बहुत देखो मैंने क्रक्स निकाल कर मैं लाई हूँ, तो ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अभी तक कोई महिला सीजीआई नहीं बनी है। अभी जो बनने वाली है, जो बन सकती है सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम है जस्टिस बीवी नागरत्ना। क्योंकि ये सितंबर 2027 में ये इनको फेयरवेल मिलेगी, यानी कि क्या कहते हैं उस एक रिटायरमेंट जो होते हैं ना, वो होगी उनकी सितंबर 2027। तो ये सीजीआई बन सकती हैं, ठीक है। अगर कुछ अनहोनी या कोई ऐसी घटना ना हो तो इन्हीं को 2027 तक ये एक बार सीजीआई बन जाएगी। और ये फर्स्ट फीमेल जज होंगी सुप्रीम कोर्ट की, सीजीआई होंगी फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अभी तक कुल 11 फीमेल एससी जजेस बने हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कुल 11 फीमेल जजेस ही आई हैं आउट ऑफ 279। तो सुप्रीम कोर्ट के कुल जजेस जो अभी तक 279 बने हैं, उसमें से ओनली 11 फीमेल सुप्रीम कोर्ट जजेस बनी है, ठीक है। यानी कि ओनली 4%, ये बहुत ही कम है। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि 45वें, देखिए एक बार सीक्वेंस, पहले मिश्रा जी, फिर गोगोई जी, फिर बोबड़े, फिर रमन्ना, ठीक है। फिर है यू ललित, यू ललित, फिर है चंद्रचूड़ जी, और फिर है गवई, ठीक है। याद रखना, देखो मिश्रा, मिश्रा जी, यानी कि मिश्री खाकर रंजन हुआ दिमाग में, ठीक है। फिर जैसे ही रंजन हुआ तो फिर एस ए बोबड़े, यानी कि कुछ भी एसोसिएट करके कर सकते हो। फिर उसके बाद रमन्ना, रमन्ना के बाद ललित, ललित के बाद चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ के बाद गवई, ठीक है। सीक्वेंस वैसे बन नहीं रहा, लेकिन आप अपनी बना सकते हो कुछ भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ बना तो दूंगी,
पर थोड़ी सी अटपटी होगी, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं लगता इतने बड़े पर्सनालिटीज का नाम इस तरह से करना ना। तो आप अपना खुद बना लीजिए। तो आज की क्लास थी गाइज ये। तो अब विदाई। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आर्टिकल 124 के बाद 124 तो हो गया, 125 करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे के सारे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सारे ही फैक्ट्स हमने 124 के भी कर लिए हैं, ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। और 123 ऑर्डिनेंस को भी अच्छे से समझा दिया हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।